व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से लिया गया है। लैटिन भाषा में इस शब्द का प्रयोग नकाब अथवा मुखौटा को बताने के लिए किया जाता है। शैक्षणिक अर्थ। व्यक्तित्व से अभिप्राय उन विशिष्ट तरीकों से है जिनके द्वारा हम व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक व व्यवहारिक गुणों का वह स्थायी समूह होता है जो हमें अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाता है। व्यक्तित्व गुणों का एक समूह होता है जो शारीरिक व व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों के मिश्रण से बनता है। व्यक्तित्व की विशेषताएं। नंबर 1, व्यक्तित्व शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक घटकों से मिलकर बनता है। व्यक्ति विशेष के व्यवहार के रूप में इनकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। नंबर 3, व्यक्तित्व गत्यात्मक होता है परंतु सामान्यतः व्यक्तित्व स्थिर रहता है। कुछ परिस्थितियों के अनुसार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में अल्पकालिक बदलाव आ सकते हैं। स्थितियों के सामान्य होने पर व्यक्तित्व पूर्ण दशा में आ जाता है। वॉटसन के अनुसार हम जो कुछ भी करते हैं वही हमारा व्यक्तित्व होता है। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व वह है जिसके आधार पर किसी स्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आलपोर्ट, व्यक्तित्व सापेक्ष रूप से स्थिर उन मनोभौतिक तंत्र मनोशारीरिक तंत्र के साथ एक स्थिर संगठन है जो पर्यावरण में व्यक्ति के अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक आंतरिक और बाहरी। आंतरिक कारण आनुवांशिकता, जैविकी में बुद्धिमत्ता और शारीरिक बनावट। बाहरी में पर्यावरण। नंबर 2, समाज का प्रभाव किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रकार के आधार पर ही निर्धारित हो। यदि व्यक्ति अंतर्मुखी है तो वह समाज के साथ आदान प्रदान कम रखेगा तथा व्यक्तित्व पर समाज का प्रभाव भी कम रहेगा। वही यदि व्यक्ति बहिर्मुखी है तो इसका विपरीत होगा। व्यक्तित्व अध्ययन के उपागम। उद्देश्य व्यक्तियों के व्यवहार में भिन्नता को जानना। प्ररूप उपागम, इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है तथा उस जानकारी के आधार पर व्यक्तियों को अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। नंबर 2, विशेषक उपागम, शीलगुण उपागम, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर अलग अलग प्रकारों में वर्गीकरण। नंबर 3, अंतःक्रियात्मक उपागम, इसके अनुसार व्यवहार का निर्धारण व्यक्तित्व की बजाय परिस्थिति के द्वारा होता है। मनोगतिक उपागम, यह सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया। इसके अंतर्गत व्यक्तित्व का वर्गीकरण मन की गति तथा उसके प्रभाव के आधार पर किया जाता है। प्ररूप उपागम, हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण आधार ब्लड या क्लूड या हमूर, शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा स्रावित तरल पदार्थ। व्यक्तित्व के वर्ग उत्साही, आशावादी, श्लेष्मिक, शांत स्वभाव, विवादी, तनावग्रस्त, कोपशील, क्रोधी। आयुर्वेद के अनुसार इनका वर्णन चरक संहिता के अनुसार मानव स्वभाव 3 मूल तत्वों में से किसी एक तत्व की प्रधानता पर निर्भर करता है। इसके आधार पर निम्नलिखित वर्ग बना सकते हैं। वात, हवा, ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं तथा वात की प्रधानता के कारण पनपने वाले व्यक्तित्व को राजस कहते हैं। नंबर 2, पित्त प्रधान, अग्नि, ऐसे व्यक्ति शारीरिक बनावट में पतले तथा गुसेल होते हैं। इनके व्यक्तित्व को वैकारिक व्यक्तित्व माना जाता है। कफ प्रधान, जल, ऐसे व्यक्ति शारीरिक बनावट में भारी शरीर के होते हैं तथा इनका स्वभाव शांत होता है। ये आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। इनके व्यक्तित्व को तामसिक व्यक्तित्व कहते हैं। नोट, चूँकि चरक संहिता में व्यक्तित्व की बजाय स्वभाव पर बल दिया गया है अतः मूल रूप से उपयुक्त प्रकार स्वभाव के प्रकार हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार सतोगुणी, ऐसे व्यक्ति स्वच्छता को पसंद करने वाले,
सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ तथा अनुशासन का पालन करने वाले होते हैं। मूल रूप से ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति के माने गए हैं। रजोगुनी, ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी होते हैं तथा इन व्यक्तियों में असंतोष, ईर्ष्या इत्यादि देखने को मिलती है। दर्शन के अनुसार ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति से दूरी बनाकर रखते हैं। तमोगुनी, इन व्यक्तियों में क्रोध, घमंड, अवसाद, आलस्य इत्यादि देखने को मिलता है। अतः ये व्यक्ति मानव जीवन को व्यर्थ करने वाले माने जाते हैं। शेल्डन का वर्गीकरण। आधार, शरीर की बनावट। गोलाकृतिक, ऐसे व्यक्ति मोटे और गोल होते हैं। इनका स्वभाव शांत होता है तथा ये मिलनसार प्रकृति के होते हैं। आयताकृतिक, इनका शरीर मजबूत व गठीला होता है। ये साहसी प्रकृति के होते हैं तथा ऊर्जावान होते हैं। लंबाकृतिक, ऐसे व्यक्ति पतले तथा लंबे होते हैं। इनकी रुचि कलात्मक क्रियाओं में होती है तथा ये स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं। युंग का सिद्धांत। अंतर्मुखी, ये व्यक्ति शर्मीले स्वभाव के तथा अकेलेपन को पसंद करने वाले होते हैं। ये व्यक्ति अपने स्वयं के सिद्धांतों के विचारों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं। बहिर्मुखी, ये सामाजिक प्राणी होते हैं, अर्थात अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से विचारों का आदान प्रदान पसंद करते हैं। फ्रीडमैन व रोजरमैन का वर्गीकरण। इन्होंने मनोसामाजिक जोखिम कारकों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। मूल रूप से व्यक्तियों को टाइप ए और टाइप बी में विभाजित किया गया है। टाइप ए, इन व्यक्तियों की विशेषता उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा, धैर्य की कमी, समाभाव की अनुभूति, उतावलापन तथा सदैव कार्य के बोझ तले दबे होने का अनुभव रखते हैं। टाइप ए व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग की संभावनाएं अधिक होती हैं। टाइप बी, ऐसे व्यक्ति जिसमें टाइप ए गुणों का अभाव होता है। टाइप सी का सिद्धांत मोरिस द्वारा दिया गया। ऐसे व्यक्ति सहयोगशील, विनम्र, धैर्यवान तथा नकारात्मक भावों का दमन करने वाले होते हैं। टाइप डी, ऐसे व्यक्ति जिनमें अवसाद की संभावनाएं प्रबल होती हैं, उन्हें टाइप डी व्यक्तित्व में रखा जाता है। क्रेचमर का वर्गीकरण। आधार, शारीरिक बनावट। पिकनिक टाइप, ऐसे व्यक्ति कम लंबाई तथा भारी शरीर के होते हैं। इनकी गर्दन छोटी पर मोटी होती है। ये व्यक्ति आराम पसंद होते हैं। एथलेटिक्स टाइप, ऐसे व्यक्ति मजबूत मांसपेशियां तथा गठीले शरीर के धनी होते हैं। इन व्यक्तियों में बदलाव को समायोजित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये शक्तिशाली व ऊर्जावान होते हैं। स्थैनिक, ये व्यक्ति लंबे व पतले होते हैं तथा अंतर्मुखी स्वभाव के धनी होते हैं। डायप्लास्टिक, उपयुक्त तीनों का मिश्रण। आइजेंक का वर्गीकरण। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। नंबर 2, स्नायुविक स्थिरता। नंबर 3, मनोविकृति प्रकार। स्प्रेंगर का वर्गीकरण। समाजशास्त्री द्वारा दिया गया वर्गीकरण। सैद्धांतिक, धार्मिक व्यक्तित्व, आर्थिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, कलात्मक व्यक्तित्व। विलियम जेम्स का वर्गीकरण। सख्त और नरम। शीलगुण उपागम, विशेषक उपागम। शीलगुण, व्यवहार करने का स्थिर, सतत व विशिष्ट तरीका। व्यक्ति भिन्न भिन्न शीलगुणों से बना होता है, अतः शीलगुण व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले मूल तत्व होते हैं। शीलगुण व्यक्ति के व्यवहार को स्थिरता प्रदान करते हैं तथा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से भिन्न बनाते हैं। किसी व्यक्ति के शीलगुणों के बारे में ज्ञान होने पर उस व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। आलपोर्ट का शीलगुण सिद्धांत। गार्डनर एपोर्ट एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1927 में कंसेप्ट ऑफ ट्रेड एंड पर्सनालिटी शीर्षक के साथ एक लेख लिखा। इसी लेख पर आलपोर्ट का शीलगुण सिद्धांत आधारित है। इनके अनुसार व्यक्ति में अनेक शीलगुण होते हैं जिनकी प्रकृति गत्यात्मक होती है। ये शीलगुण व्यवहार का निर्धारण इस प्रकार से करते हैं कि व्यक्ति अलग अलग में स्थितियों में समान व्यवहार करता है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति खुद का तथा दूसरों का वर्णन करने के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं उससे उनका व्यक्तित्व
झलकता है। इन्होंने किसी स्थिति विशेष में व्यवहार के निर्धारण में स्थिति की भूमिका को स्वीकार किया है, परंतु मुख्य भूमिका शील गुण को ही दी गई है। शील गुणों का वर्गीकरण 3: प्रमुख विशेषक, केंद्रीय विशेषक, गौण विशेषक। प्रमुख विशेषक ये व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व होते हैं जो अत्यंत सामान्यीकृत प्रवृत्तियाँ होती हैं तथा व्यक्ति का पूरा जीवन इन्हीं गुणों के इर्द गिर्द व्यतीत होता है। ये विशेषक व्यक्तित्व से घनिष्ठ तरीके से जुड़े होते हैं, अतः इनकी पहचान व्यक्ति तथा व्यक्ति की पहचान इनसे होती है। उदाहरण: गांधी जी अहिंसा गांधीवादी। केंद्रीय विशेषक ऐसे विशेषक को व्यवहार को प्रभावित करते हैं परंतु निर्धारित नहीं। ये विशेषक सामान्यीकृत प्रवृत्तियाँ होती हैं परंतु प्रभाव में कम व्यापक होती हैं। उदाहरण: ईमानदारी। गौण विशेषक ये केवल स्थिति विशेष में उजागर होते हैं तथा सबसे कम सामान्यीकृत प्रवृत्तियाँ होती हैं। उदाहरण: आत्मविश्वास। कैटल का वर्गीकरण। रेमंड कैटल एक ब्रिटिश अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार व्यक्ति एक सामान्य संरचना बिंदु के आधार पर भिन्न होते हैं। ये बिंदु अनुभवजन्य तरीके से ज्ञात की जा सकती हैं। इन्होंने कारक विश्लेषण नामक सांख्यिकी तकनीक का उपयोग करके 16 प्राथमिक शील गुणों के बारे में बताया। मूल विशेषक और सतही विशेषक। मूल विशेषक में ऐसे शील गुण जो स्थिर होते हैं तथा व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, और सतही विशेषक मूल विशेषकों की अंतःक्रिया से सृजित होते हैं। आइजेंक का वर्गीकरण। H.J. आइजेंक जर्मनी में पैदा हुए ब्रिटिश मनोवैज्ञानिकी। इन्होंने जैविकता तथा आनुवंशिकी गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 2 वर्गों में विभाजित किया: तंत्रिका का तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, चिड़चिड़ापन, अति संवेदनशीलता, बेचैनी, दुश्चिंता, शांत, विश्वसनीय, अंतर्मुखी और बहुमुखी। संशोधित रूप में आइजेंक द्वारा तीसरा वर्ग भी जोड़ा गया है जो है मन स्थापिता और सामाजिकता। आक्रामक हितवादी। मन स्थापिता में आक्रामक, अहम केंद्रित, समाज विरोधी, और सामाजिकता में हितवादी, सहयोगशील और संवेदनशील। पंचकारक मॉडल पॉल क्रेस्टा व रॉबर्ट मैक्रे द्वारा दिया गया। इस मॉडल में अन्य सभी वर्गीकरणों के सकारात्मक बिंदुओं का मिश्रण प्रस्तुत किया है। नंबर 1: अनुभवों के लिए खुलापन। ऐसे व्यक्ति जो नए अनुभवों के लिए तैयार रहते हैं उनमें निम्नलिखित गुण देखने को मिलता है: कल्पनाशील, उत्सुक, नए विचारों के प्रति उदार, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों में अभिरुचि, जीवन व्यक्तित्व। बहिर्मुखता, सहमतिशीलता, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सहयोगशील, अनजान की मदद को तैयार। तंत्रिका ताप, अति विवेकशीलता, उपलब्धि उन्मुख, कर्मठ, जिम्मेदार व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मूल्यांकन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समझ के लिए किए गए औपचारिक प्रयास को ही व्यक्तित्व मूल्यांकन कहते हैं। उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाना और संस्था द्वारा व्यक्तियों का चयन करना। व्यक्तित्व मूल्यांकन की तकनीकें: मनोमितिक परीक्षण, आत्म प्रतिवेदन माप, प्रक्षेपी तकनीक, व्यवहार परक विश्लेषण। मनोमितिक परीक्षण इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। ये प्रश्न सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। ये परीक्षण क्रियान्वित करना आसान होता है, अतः इसका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आत्म प्रतिवेदन माप इसमें प्रयोज्यों को किसी प्रकार की निर्धारण मापनी पर शाब्दिक अनुक्रियाएं देनी होती हैं। इस विधि में प्रयोज्य की विविध कथनों के संदर्भ में अपनी भावनाओं के बारे में शाब्दिक रूप से प्रतिवेदन देना अपेक्षित होता है। इन अनुक्रियाओं को मात्रात्मक रूप से अंक दिए जाते हैं। अलग अलग संस्थाओं द्वारा अलग अलग निर्धारण मापनी प्रयोग में ली जाती है, परंतु मुख्य मापनी निम्नलिखित है। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची ये हाथवे तथा मैकिनले द्वारा मनोरोग
निदान के लिए विकसित किया गया तरीका है, जिसे वर्तमान में मनोविकारों की पहचान के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसे 1943 में प्रकाशित किया गया। इसमें 567 कथन हैं। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए प्रत्येक कथन के सही अथवा गलत होने के बारे में निर्णय लेना होता है। भारत में मलिक व जोशी ने इसका संशोधित रूप प्रकाशित किया, जिसे जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची के नाम से जाना जाता है। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली। इसका विकास H.J. आइजेंक व B.J. आइजेंक द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रश्नावली में आइजेंक के आयामों के आधार पर 32 विशेषज्ञों की सूची शामिल की गई। इन 32 विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। इसका विकास कैटल द्वारा किया गया। इसके तहत प्रोज्यों से घोषणात्मक कथन पूछे जाते हैं। प्रोज्य विशिष्ट कथन के संदर्भ में दिए गए विकल्पों के समुच्चय में से किसी एक विकल्प का चयन कर अपनी अनुक्रिया देता है। आत्म प्रतिवेदन माप की सीमाएं। प्रोज्य अपने हित के अनुसार अनेक अनुक्रिया में परिवर्तन कर सकता है, अतः गलत अनुक्रिया पर आधारित मूल्यांकन भी गलत होता है। नंबर 2, प्रोज्यों की अनुक्रियाओं का मूल्यांकन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता की जरूरत होती है। इसके अभाव में अनुक्रिया को निष्कर्ष में तब्दील करने में समस्या आती है। व्यवहार परक विश्लेषण। इसमें प्रोज्यों के व्यवहार को मापा जाता है तथा व्यवहार के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करने का प्रयास किया जाता है। व्यवहार मापने के लिए निम्नलिखित तकनीकें प्रयोग में ली जा सकती हैं। साक्षात्कार। इसमें संरचित और असंरचित। साक्षात्कार के तहत प्रोज्यों से बातचीत की जाती है। मूल्यांकन के उद्देश्य तथा लक्ष्य के आधार पर साक्षात्कार संरचित व असंरचित हो सकता है। संरचित साक्षात्कार में अत्यंत विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तथा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन होता है। असंरचित में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तथा उत्तर के आधार पर उस व्यक्ति की छवि निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है। प्रक्षेपण। इससे व्यक्ति के व्यवहार पर निगरानी रखी जाती है तथा मनोवैज्ञानिक अपने मूल्यांकन के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करने का प्रयास करता है। साक्षात्कार व प्रक्षेपण की कमियां। सूचना को एकत्रित करने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए उच्च स्तरीय व्यावसायिक परीक्षण की जरूरत पड़ती है। प्रेरक की उपस्थिति मात्र परिणामों को दूषित कर देती है। व्यवहार परक निर्धारण। इसके तहत प्रोज्यों के परिचित व्यक्ति से प्रोज्यों के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। कमियां। सामान्यतः परिचित प्रोज्यों के बारे में किसी एक बिंदु को आधार मानकर संपूर्ण जानकारी दे देता है। इसे परिवेश प्रभाव या हेलो उपयुक्त कहते हैं। सामान्यतः परिचित द्वारा प्रोज्यों को व्यक्तित्व के किसी एक छोर पर रख दिया जाता है, जिसे आत्यंतिक अनुक्रिया अभिनति कहते हैं। स्थिति परक परीक्षण। इसके तहत व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में रखा जाता है तथा विभिन्न परिस्थितियों में उन व्यक्तियों द्वारा दर्शाए गए व्यवहार के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। प्रक्षेपी तकनीक। इन तकनीकों का प्रयोग अप्रत्यक्ष मूल्यांकन तथा अचेतन अभिप्रेरणाओं के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इसमें व्यक्ति को एक विषय वस्तु दी जाती है तथा उस विषय वस्तु के बारे में अपनी भावना उजागर करने को कहा जाता है। इनमें एक से अधिक तकनीकें आती हैं, परंतु सभी की संयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उद्दीपक सापेक्ष रूप से अथवा पूर्णतः असंरचित और अनुपयुक्त ढंग से परिभाषित होते हैं। नंबर 2, प्रोज्यों को विधि, अंक इत्यादि से अनभिज्ञ रखा जाता है। नंबर 3, व्यक्ति को यह सूचना दे दी जाती है कि कोई भी अनुक्रिया सही या गलत नहीं होती है। इस विधि में समय तथा विशेषज्ञता की जरूरत पड़ती है। तकनीकें। रोस्सा शाही धब्बा परीक्षण। रोस्सा मसी लक्ष्य 1921 में हरमन रोस्सा ने विकसित किया। कुल 10 धब्बे होते हैं, 5 काले व सफ़ेद रंग, 2 लाल रंग के
3 रंगीन धब्बे एक विशिष्ट आकृति के साथ सममितीय रूप से दिए जाते हैं। इसके 2 चरण होते हैं। निष्पादन मुख्य धब्बों के प्रति प्रयोज्य की राय जानते हैं। पूछताछ राय के कारण जानते हैं। रोज़नज़्विग का चित्रगत कुंठा अध्ययन 1926 में रोज़नज़्विग द्वारा विकसित रोज़नज़्विग का उद्देश्य यह जानना था कि कुंठा उत्पन्न करने वाली स्थिति में लोग आक्रामक व्यवहार को किस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। इसमें प्रोज्जों को एक चित्र दिखाया जाता है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुंठित करते हुए अथवा किसी कुंठात्मक दशा के प्रति दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हुए दिखाया जाता है। चित्र दिखाने के बाद प्रोज्जों से ये पूछते हैं कि कुंठित व्यक्ति क्या करेगा और क्या कहेगा। वाक्य समापन परीक्षण 1897 में हरमन एबिंगहास द्वारा विकसित इसमें प्रोज्जों को किसी स्थिति विशेष से संबंधित अधूरा वाक्य दिया जाता है तथा प्रोज्जों से यह अपेक्षित होता है कि वह उस वाक्य को पूरा करे। प्रोज्जों द्वारा प्रयोग की गई शब्दावली व उपागम के आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण मॉर्गन तथा मर्रे द्वारा विकसित 30 काले व सफ़ेद कार्ड होते हैं तथा एक कार्ड खाली होता है। इन कार्डों पर एक या अधिक लोगों को विभिन्न स्थितियों में चित्रित किया जाता है। प्रोज्जों को बारी बारी से यह कार्ड दिखाते हैं तथा कार्ड पर किए गए चित्रण के आधार पर कहानी का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। प्रोज्जों द्वारा कहानी के अंतर्गत निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित है। स्थिति के उत्पन्न होने का कारण। नंबर 2, इस समय क्या घटित हो रहा है, भविष्य में क्या घटित होगा, चित्रण के पात्र क्या चिंतन कर रहे हैं। टेट परीक्षण में मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रयोग में लिए गए कार्डों की संख्या मनोवैज्ञानिक द्वारा ही निर्धारित होती है, अतः यह अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकता है। टेट का भारतीय स्वरूप उमा चौधरी द्वारा विकसित किया गया। व्यक्तांकन परीक्षण इसमें प्रोज्जों को एक खाली कागज पर एक व्यक्ति का चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति चित्र को स्पष्ट तरीके से बना पाए इसके लिए उसे रबर और पेंसिल दी जाती है। इसके बाद प्रोज्जों को विपरीत लिंग के व्यक्ति का चित्रण करने के लिए कहा जाता है। अंत में प्रोज्जों से उन दोनों चित्रों पर आधारित कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। व्यक्ति द्वारा बनाए गए चित्र तथा उसमें विभिन्न अंगों पर दिए गए बल के आधार पर प्रोज्जों के व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है। उदाहरण, उंगली की ज़्यादा लंबाई, आक्रामक। अर्ध प्रक्षेपी तकनीक यह प्रक्षेपी तकनीक का संशोधित रूप है जिसमें प्रक्षेपी तकनीकों को पूर्णतः असंरचित से बदलकर आंशिक संरचित बनाया जाता है। इसमें वाक्य समापन परीक्षण को शामिल किया जाता है क्योंकि इस तकनीक में अन्य की तुलना में संरचना की मात्रा अधिक होती है। स्मृति मेमोरी यह एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना ग्रहण करने तथा उस सूचना को याद रखना शामिल किया जाता है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति से तात्पर्य पहले जो कुछ भी सीखा गया है उसे याद रखने से है। मैकडूगल के अनुसार स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना तथा इस तथ्य का ज्ञान कर लेना कि ये सब अतीत की घटनाएं हैं से होता है। किसी सूचना को ग्रहण करना तथा लंबे समय तक या निश्चित समय तक उसको धारण करना एवं आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनर्स्मरण करना ही स्मृति कहलाता है। प्रकृति ये 3 चरणों से मिलकर बनी होती है: कूट संकेतन, भंडारण और पुनरुद्धार। कूट संकेतन का अर्थ है इसकी सूचना को प्राप्त करना तथा उसका अर्थ निकालना। भंडारण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके तहत सूचना को कुछ समय तक धारण किया जाता है। पुनरुद्धार के तहत विभिन्न प्रकार के संज्ञानात्मक कार्यों को करने के लिए संचित सूचना को पुनः चेतन में लाया जाता है। मॉडल ऑफ मेमोरी सूचना प्रक्रम उपागम, इसे अवस्था उपागम भी कहते हैं। ये 1968 में एटकिंसन तथा
शिफिन द्वारा दिया गया। इस मॉडल के अनुसार सूचना संचय 3 चरण में होते हैं। संवेदी स्मृति, इसमें चित्रात्मक और प्रतिध्वन्यात्मक होती है। इसमें संचयी क्षमता कम अवधि 1 सेकंड सूचना का संचय शुद्ध रूप में होता है। और शॉर्ट टर्म, इसमें अल्पकालीन स्मृति होती है। संचयी क्षमता कम होती है, अवधि 30 सेकंड की होती है। इसमें लॉन्ग टर्म में दीर्घकालीन स्मृति अनंत क्षमता होती है, जीवन पर्यंत होती है। और संवेदी स्मृति के बाद अवधान और अवधान के बाद पूर्वाभ्यास। सूचना प्रवाह की प्रक्रिया। सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुंचती है, इस प्रश्न के उत्तर में एटकिंसन व ग्रिफिन ने नियंत्रण प्रक्रियाओं का विचार प्रस्तुत किया। चयनात्मक अवधान। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां प्रतिदिन बड़ी मात्रा में सूचना एकत्रित करती हैं, जो कि संवेदी स्मृति का हिस्सा बनती हैं। इन कुल सूचनाओं में से केवल वही सूचना अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करती है जिस पर मनुष्य द्वारा अवधान दिया जाता है। अनुरक्षण अभ्यास। इसका उद्देश्य पूर्व में दीर्घकालिक स्मृति में शामिल की गई सूचनाओं की पुनरावृत्ति करना। ऐसा करने से वह सूचना किसी भी संज्ञानात्मक कार्य के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाती है। खंडनीय विधि। इसके अनुसार किसी सूचना का पुनः स्मरण आसान बनने के लिए उस सूचना को छोटे छोटे खंडों में विभाजित करके याद किया जाना चाहिए। विस्तार पूर्वक अभ्यास। इस नियंत्रण प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी सूचना को अल्पकालिक स्मृति से निकालकर दीर्घकाल स्मृति में प्रवेश कराना तथा संज्ञानात्मक कार्य के लिए उस सूचना को पुनः स्मरण करना शामिल है। यदि विस्तार पूर्वक अभ्यास किया जाता है तो उपयुक्त दोनों ही कदम प्रभावी तरीके से पूरे किए जा सकते हैं। ट्यूलिंग का वर्गीकरण। इन्होंने दीर्घकालिक स्मृति को 2 भागों में माना है, घोषणात्मक स्मृति और प्रक्रियात्मक स्मृति। घोषणात्मक में घटनात्मक और अर्थपूर्ण। घटनात्मक में व्यक्तिगत अनुभव और अर्थपूर्ण में सामान्य ज्ञान। और प्रक्रियात्मक में कार्य की प्रक्रिया। बार्टलेट मॉडल 1932 में बार्टलेट द्वारा प्रतिपादित। इसके अनुसार व्यक्ति की स्मृति में व्यक्ति के पूर्व के सिद्धांत, स्वयं के अनुभव तथा आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। बार्टलेट के अनुसार स्मृति एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति के भूतकाल का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अनुसार किसी सूचना की स्थिति स्कीमा पर निर्भर करती है। स्कीमा भूतपूर्व अनुभवों और प्रतिक्रियाओं का एक सक्रिय संगठन होता है। सामान्यतः इसे एक मानसिक सूचना नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एकत्रित ज्ञान को कुछ हिस्से को ही प्रस्तुत करता है। केक लॉकहार्ट मॉडल 1972 में प्रतिपादित। किसी भी सूचना की स्मृति उस सूचना के प्रसंस्करण की गहराई पर निर्भर करती है। प्रसंस्करण 2 प्रकार का होता है, निम्न प्रसंस्करण और गहरा प्रसंस्करण। निम्न प्रसंस्करण में इसमें विषय वस्तु के बारे में सतही जानकारी विकसित होती है, अतः ऐसी स्मृति के पुनः स्मरण में समस्या आ सकती है। और गहरा प्रसंस्करण, इसमें विषय वस्तु की अर्थपूर्ण जानकारी विकसित होती है, अतः ऐसी स्मृति के पुनः स्मरण में समस्या नहीं आती। विस्मृति पूर्व में सीखे गए किसी अनुभव या धारण की गई सूचना को किसी कारण से पुनः स्मरण करने में विफलता को विसंस्मरण कहते हैं। विसंस्मरण के कारण। अनुप्रयोग का सिद्धांत। जर्मन मनोवैज्ञानिक हर्मन एबिंगहाउस द्वारा 1885 में प्रतिपादित। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति द्वारा कोई सूचना ग्रहण की जाती है तो यह सूचना मस्तिष्क पर स्मृति चिन्ह बनाती है। यदि समय रहते हुए उस सूचना की पुनरावृत्ति नहीं की जाती तो विसंस्मरण की मात्रा बनती रहती है। अतः एबिंगहाउस ने अभ्यास के अभाव में विसंस्मरण का कारण माना है। इन्होंने विसंस्मरण की दर को बताने के लिए एक वक्र का विकास किया है, एबिंगहाउस वक्र कहा जाता है। इन्होंने विस्मरण की दर को बताने के लिए एक वक्र का विकास किया जिसे एबिंगहाउस वक्र कहा जाता है। विस्मरण मात्रा। स्मरण की मात्रा, समय, विस्मरण की मात्रा।
25, 50, 75, 100 ये वक्र बना दिया है। निष्कर्ष, धारण के प्रारंभिक समय में विस्मरण की दर अत्यधिक तीव्र होती है तथा समय बीतने पर यह दर जगमग स्थिर हो जाती है। आलोचना, वर्तमान मनोवैज्ञानिकों का मत है कि स्मरण व विस्मरण की मात्रा केवल उपयोग पर निर्भर नहीं करती है। यदि एबिंगहॉस के मत को स्वीकार किया जाए तो किसी भी व्यक्ति के लिए निद्रा विस्मरण का मुख्य कारण होना चाहिए, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति कोई अभ्यास नहीं करता है। वास्तव में नींद स्मरण को है, ना कि विस्मरण को। अवरोध का सिद्धांत, इसके अनुसार किसी व्यक्ति के पास पूर्व की स्मृति नई स्मृति के लिए तथा नई स्मृति पूर्व की स्मृति के लिए विस्मरण की समस्या पैदा कर सकती है। इसके अनुसार अवरोध दो प्रकार के होते हैं, अग्रोन्मुखी और पृष्ठोन्मुखी। पुरानी स्मृति नई स्मृति के लिए अवरोध पैदा करेगी, नई स्मृति पुरानी स्मृति के लिए अवरोध पैदा करेगी। अभिप्रेरित विस्मरण, इसके अनुसार विस्मरण एक ऐच्छिक क्रिया है तथा हम केवल उन्हीं बातों को भूलते हैं जिन्हें भूलना चाहते हैं। पुनरुत्थान असफलता सिद्धांत, दीर्घकालिक स्मृति में संचित सूचना का समय पर उपयोग नहीं कर पाना पुनरुत्थान की असफलता का सिद्धांत कहलाता है। ऐसा होने के कारण अभ्यास का अभाव होता है। इसे जीभ की नोक की घटना कहा जाता है। प्रतिबल तनाव, तनाव एक प्रतिक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाती है। नंबर 1, चुनौती आने पर। नंबर 2, किसी रूप में परिवर्तन होने पर। नंबर 3, क्षमता से अधिक समस्या होने पर। संतुलन भंग होने पर। तनाव के प्रकार, शैले के अनुसार स्ट्रेस, तनाव का वह स्तर जो मनुष्य के लिए लाभकारी हो तथा निष्पादन को बढ़ावा दे उसे स्ट्रेस कहा जाता है। यह मध्यम स्तर का तथा ऐच्छिक होता है, जैसे खेल के दौरान खिलाड़ियों पर आने वाला तनाव। नंबर 2, डिस्ट्रेस, तनाव का वह स्तर जो अवांछित होता है तथा व्यक्ति के निष्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह तनाव मनुष्य जीवन में दुश्चिंता का कारण बनता है। भौतिक व पर्यावरणीय तनाव, तनाव का वह रूप जो शारीरिक जरूरतों के अभाव के कारण उत्पन्न होता है भौतिक तनाव कहते हैं, जैसे नींद की कमी। जब आसपास के वातावरण में नकारात्मक कारकों की मात्रा अधिक होती है तो उससे पैदा होने वाला तनाव पर्यावरणीय तनाव कहलाता है, जैसे भीड़, प्रदूषण। मनोवैज्ञानिक तनाव, जब तनाव किसी बाह्य कारण की बजाय आंतरिक दबाव से सृजित होता है उसे मनोवैज्ञानिक तनाव कहते हैं, जैसे जीवन की महत्वाकांक्षाओं के कारण सृजित होने वाला तनाव। सामाजिक तनाव, यह तनाव सामाजिक तनाव, दबाव तथा दूसरे व्यक्तियों से अंत्यक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, सामाजिक नियमों की पालना सुनिश्चित करने की वजह से उत्पन्न होने वाला तनाव। तनाव के प्रभाव, व्यक्तिगत प्रभाव, भावनात्मक प्रभाव, संवेगात्मक प्रभाव। प्रतिबल के कारण व्यक्ति के मनोस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः दबाव के दौरान व्यक्ति की मनोस्थिति में आकस्मिक परिवर्तन दर्ज किए जाते हैं। इस दौरान व्यक्ति चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है तथा अपनी सामाजिक अंतःक्रियाओं में कमी लाता है, जिससे व्यक्ति अकेलापन का शिकार हो जाता है। इन सभी परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यक्ति में विश्वास की कमी, दुश्चिंता तथा अवसाद इत्यादि देखने को मिलते हैं। शारीरिक प्रभाव, दबाव के कारण व्यक्ति को शरीर में रासायनिक संतुलन में बदलाव आता है। मानव शरीर दबाव से लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसमें एड्रेनलिन तथा कोर्टिसोल शामिल है। यदि दबाव की स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो उससे हृदय गति से संबंधित विकार, रक्तचाप में विकार आदि शामिल हैं। संज्ञानात्मक प्रभाव, उच्च तनाव से ग्रसित व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाता है, जिसमें उसकी एकाग्रता में कमी,
स्मृति क्षमता में कमी इत्यादि शामिल हैं। सामान्यतः दबाव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में निद्रा का अभाव देखा जाता है। ये अभाव अन्य शारीरिक तथा संज्ञानात्मक प्रभावों का आधार बन जाता है। व्यवहारिक प्रभाव: चूँकि दबाव के कारण व्यक्ति की मन स्थिति, व्यक्ति की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतः इन सभी के संयुक्त प्रभावों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं रहता है। सामान्यतः वह गलत आदतों, नशाखोरी में लिप्त हो जाता है। सामूहिक प्रभाव: सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव: तनावग्रस्त व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी न रहकर व्यवहारिक कुरीतियों, नशाखोरी का शिकार हो जाता है। इन सभी कार्यों से परिवार की स्थिरता पर संकट उत्पन्न होता है, अतः यह सामाजिक संकट का रूप ले लेता है। समाज में तनावग्रस्त व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी नैतिक मूल्यों के ह्रास का कारण बन सकती है। आर्थिक प्रभाव: व्यक्ति की उत्पादकता में कमी से अर्थव्यवस्था की उत्पादकता में कमी होगी। स्वास्थ्य के अभाव के कारण भी उत्पादकता में कमी: चूँकि तनावग्रस्त व्यक्ति की व्यक्तिगत उत्पादकता में कमी देखने को मिलती है, अतः ऐसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादकता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त तनाव स्वास्थ्य के औसत स्तर में गिरावट का कारण बन जाता है तथा एक अस्वस्थ समाज एक मजबूत अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं माना जाता है। मानवता पर प्रभाव: तनाव के कारण मनुष्य में नैतिकता का ह्रास होता है तथा मनुष्य अव्यावहारिक हो जाता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य गलत आदतों के प्रति आकर्षित होता है। इन सभी प्रभावों के मद्देनज़र मानवता का विकास संकट में आता है। वर्तमान समय में तनाव एक मुख्य समस्या बनकर उभरा है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में वर्तमान परिस्थितियों का उल्लेख करें जो तनाव का कारण बनी है। सामाजिक व्यवस्था में बदलाव: वर्तमान समय में भारतीय समाज में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिले हैं जो कि तनाव की बढ़ोतरी के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। एकल परिवारों में बढ़ोतरी, नैतिक मूल्यों का ह्रास, सामाजिक आदान प्रदान का अभाव। आर्थिक परिवर्तन: अर्थव्यवस्था में भी संरचनात्मक बदलाव देखने को मिले हैं जिससे कि व्यक्ति के तनाव की समस्या में बढ़ोतरी संभव है। आर्थिक अनिश्चितता में वृद्धि, बेरोजगारी में बढ़ोतरी, बढ़ती महंगाई के कारण उपभोगवाद में बढ़ोतरी। व्यवहारिक परिवर्तन: सामाजिक तथा आर्थिक बदलावों के परिणाम स्वरूप व्यक्तिगत व्यवहार में परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये परिवर्तन निम्नलिखित हैं: समाज तथा व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा में वृद्धि, जोखिम आधारित व्यक्तित्व में वृद्धि, व्यक्ति की तनाव प्रबंधन क्षमता में कमी। विविध: वर्तमान समय में माता पिता बच्चों के अनुसार स्वयं का जीवन निर्धारण करते हैं जो कि बच्चों तथा माता पिता दोनों के लिए ही तनाव का कारण बन गया है। तनाव की प्रकृति: तनाव की प्रकृति को समझने के उद्देश्य से तनाव को निम्नलिखित आयामों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है: तनाव प्रतिक्रिया के रूप में, तनाव प्रक्रिया के रूप में, तनाव कार्य अभिप्रेरक के रूप में। तनाव प्रतिक्रिया के रूप में: तनाव को प्रतिक्रिया मानते हुए वर्तमान समय के मुख्य वैज्ञानिक शैली ने सामान्य अनुकूलन संरक्षण सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार तनाव की स्थिति में किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया को निम्नलिखित 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है: तनाव का प्रतिरोध और तनाव की अवस्था। प्रथम चरण अभिक्रिया चरण: इस चरण में शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस को संभावित तनाव के बारे में सूचना दी जाती है। यह सूचना मिलने पर मस्तिष्क द्वारा शरीर के रासायनिक संतुलन में बदलाव किया जाता है तथा जरूरी हार्मोन की मात्रा बढ़ाई जाती है। द्वितीय चरण प्रतिरोध: यदि प्रारंभिक चरण में दबाव समाप्त नहीं होता है तो शरीर प्रतिरोध करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेता है। एक रणनीति के तहत शरीर उपलब्ध संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग बढ़ाता है तथा तनाव से संघर्ष के लिए मानसिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर तैयार होता है। तीसरा चरण थकान: यदि प्रतिरोध के बावजूद तनाव समाप्त नहीं होता है तो शरीर तनाव के समक्ष समर्पण कर देता है। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रतिरोध चरण के दौरान शरीर अपने सभी संसाधनों का 100% उपयोग कर लेता है। इस चरण में
दबाव संबंधी रोग जैसे उच्च रक्तचाप आदि के शुरुआती लक्षण मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। तनाव एक प्रक्रिया के रूप में इस आयाम का विश्लेषण लेजर्स फॉक्समैन द्वारा किया गया। इनके अनुसार तनाव व्यक्ति तथा पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया से उत्पन्न होता है तथा तनाव की स्थिति में निम्नलिखित चरण शामिल होता है। तनाव का मूल्यांकन, तनाव का मुकाबला। तनाव का मूल्यांकन, सकारात्मक तनाव, नकारात्मक तनाव, उदासीन तनाव। सकारात्मक तनाव, शरीर को प्रतिरोध की जरूरत नहीं। नकारात्मक, शरीर को प्रतिरोध के लिए तैयार होना होगा। उदासीन तनाव, प्रतिरोध की आवश्यकता नहीं, शरीर को प्रतिरोध के लिए तैयार होना होगा। इसके नीचे व्यक्ति का शरीर उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन करेगा। इस आधार पर मुकाबले की रणनीति तैयार। तनाव का मुकाबला, समस्या केंद्रित मुकाबला और संवेग केंद्रित मुकाबला। समस्या केंद्रित मुकाबला में व्यक्ति समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। इसके लिए जरूरी संज्ञानात्मक तथा व्यवहारिक विकल्पों की तलाशा जाता है। और संवेग केंद्रित मुकाबला, व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम नहीं है, अतः वह स्वयं के संवेग नियमन पर बल देता है तथा मनोस्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता है। तनाव कार्यों अभिप्रेरक के रूप में, यह सिद्धांत होम्स व राहे का है। इसमें तनाव को एक स्वतंत्र चर माना जाता है। इनके अनुसार तनाव एक अनुभव नहीं है, अपितु अनुभव का कारण है। अतः कोई भी व्यक्ति तनाव की स्थिति में स्थिति विशेष के मद्देनजर अपनी अभिक्रिया देता है। तनाव का मुकाबला, इसके तहत कोई भी व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति में किस प्रकार की अनुक्रिया करता है उसका अध्ययन किया जाता है। यह एक गतिशील स्थिति विशिष्ट प्रतिक्रिया है। एडलर पार्कर के अनुसार व्यक्ति द्वारा तनाव का मुकाबला करने के लिए प्रतिक्रियाओं का एक समूह निर्धारित किया जाता है जो कि 3 रणनीतियों से मिलकर बना होता है। कार्योन्मुख रणनीति, इसके तहत व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति का विश्लेषण करता है तथा समस्या का कारण और उसके वैकल्पिक उपायों के बारे में विचार करता है। संवेग उन्मुख रणनीति, इसमें आशा को बनाए रखने तथा भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। परिहार उन्मुख रणनीति, इसके तहत व्यक्ति तनावपूर्ण विचारों का दमन तथा उनका विस्थापन करने का प्रयास करता है। तनाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन से अभिप्राय उन सभी व्यवहारिक तथा मनोवैज्ञानिक बदलावों से है जिनका उद्देश्य जीवन में तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न होने से रोकना था या उत्पन्न होने पर कुशलतापूर्वक निपटना होता है। इसे मानसिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसमें निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं: विश्रांति तकनीक, यौगिक अभ्यास, व्यायाम, मनन और ध्यान। बायोफीडबैक, यह तनाव के मनोवैज्ञानिक कारणों को नियंत्रित करने व कम करने की तकनीक है जिसके तहत मनुष्य को निम्नलिखित क्रियाओं का निष्पादन करना चाहिए। मनोविचारों के बारे में जागरूकता, मनोविचारों को नियंत्रित करने का कौशल प्राप्त करना, कौशल को दैनिक जीवन में रूपांतरित करना। सृजनात्मक मानस प्रत्यक्षीकरण, इसके तहत व्यक्ति अपनी सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग करते हुए तनावपूर्ण स्थिति में काल्पनिक उपाय बनाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार तकनीक, इसके तहत व्यक्ति अपने व्यवहार में वांछित बदलाव लाने का प्रयास करता है। मानसिक स्वास्थ्य का प्रोत्साहन, सकारात्मक स्वास्थ्य से अभिप्राय उस अवस्था से है जब कोई व्यक्ति स्वयं की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को इस प्रकार से नियंत्रित करता है कि वह व्यक्ति अपनी सर्वोच्च उत्पादकता को प्राप्त कर सके। सकारात्मक स्वास्थ्य बढ़ाने के तरीके: तनाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्ति जिसमें प्रतिबद्धता, चुनौती स्वीकार करने की प्रकृति, स्वयं पर नियंत्रण इत्यादि गुण होते हैं, उनका व्यक्तित्व तनाव प्रतिरोधी माना जाता है। जीवन कौशल, व्यक्ति में विभिन्न विरोधाभासी परिस्थितियों में संतुलन स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। उदाहरण: काम व आराम में संतुलन। सामान्य परिस्थितियों में कुछ कौशल जैसे समय प्रबंधन आदि व्यक्ति के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। आग्रहिता, यह ऐसा गुण है जो व्यक्ति के विचारों, इच्छा
तथा भावनाओं में स्पष्टता प्रदान करता है। संबंधों में सुधार, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अभिप्रेरणा का मूल्यांकन। अभिप्रेरणा के मूल्यांकन से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि प्रोज्य में अभिप्रेरणा का स्तर उच्च है या निम्न। अभिप्रेरणा के मूल्यांकन की विधियाँ: विक्षेपित विधि और परिस्थितिजन्य विधि। आत्म प्रतिवेदन माप। पशुओं में अभिप्रेरणा मापन की तकनीकें। अवरोधन विधि। किसी बड़े पशु के लिए उसकी आवश्यकता पूर्ति के मध्य अवरोधक लगाया जाता है तथा यह देखा जाता है कि वह पशु अपनी आवश्यकता तक पहुँचने के लिए अवरोधक हटाने में कितना तत्पर है। क्रियात्मक विधि। छोटे पशुओं को भूख प्यास रखकर उनके द्वारा की जा रही क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। वरीयता विधि। इसके तहत किसी पशु के सामने एक समय पर दो विरोधाभासी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्री रखी जाती है तथा यह देखा जाता है कि वह पशु कौन सी आवश्यकता को वरीयता देता है। लक्ष्य आधारित विधि। पशुओं के सामने अलग प्रकार के लक्ष्य रखकर उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की विधि सिखाई जाती है, अतः देखा जाता है कि कौन से लक्ष्य की तरफ आकर्षित होते हैं। अधिगम की शैलियाँ। फ्लेमिंग के अनुसार अधिगम की 3 शैलियाँ होती हैं: दृष्टिपरक, श्रवणात्मक, क्रियात्मक। दृष्टिपरक। इस शैली में व्यक्ति की केवल एक ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग किया जाता है जो कि आँखें होती हैं। इसके तहत व्यक्ति चित्र, वीडियो, शिक्षक के हाव भाव तथा अपने आसपास के वातावरण को देखकर सीखता है। यह शैली अल्पकालिक स्मृति के लिए सार्थक मानी जाती है। श्रवणात्मक। इसमें व्यक्ति किसी भी विषय का मौखिक व्याख्यान, वार्तालाप, वक्ता की भाषा, लय, ताल इत्यादि गति से सीखता है। क्रियात्मक। इस शैली में व्यक्ति स्वयं किसी क्रिया में लिप्त होकर सीखता है। इस शैली के तहत किया गया अधिगम ही दीर्घकालिक होता है, अतः अन्य 2 शैलियों की तुलना में यह शैली सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एंडरसन के अनुसार का वर्गीकरण। इसके अनुसार अधिगम की 2 शैलियाँ हैं: संबंधात्मक और विश्लेषणात्मक। संबंधात्मक में इसमें व्यक्ति संपूर्ण सामग्री को एक इकाई के रूप में समझते हैं तथा उस इकाई के अलग अलग अंशों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। विश्लेषणात्मक। इसमें व्यक्ति किसी इकाई के अलग अलग अंशों को पृथक व स्वतंत्र मानते हुए उनका अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं तथा उस अर्थ के आधार पर अपना अधिगम विकसित करते हैं। तुलना। ऐसे व्यक्ति सूचना को समग्र रूप में प्रत्यक्ष करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति समग्र चित्र में से किसी एक सूचना को निकालने में सक्षम होते हैं। ये व्यक्ति अंतर्ज्ञानात्मक चिंतन का प्रदर्शन करते हैं। दूसरी तरफ ये व्यक्ति अनुक्रमिक व संरक्षित चिंतन का प्रदर्शन करते हैं। ये मानवीय व सामाजिक विषय वस्तु तथा अनुभाविक व सांस्कृतिक महत्व की विषय वस्तु को आसानी से समझ पाते हैं। दूसरी तरफ ये अचेतन व अव्यक्तित विषय वस्तुओं को आसानी से समझ पाते हैं। ऐसे विचार जो प्रासंगिक हों तथा मौखिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें आसानी से सीख पाते हैं। ये व्यक्ति अमूर्त विचारों तथा अप्रासंगिक सूचनाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। ये व्यक्ति अशैक्षणिक या गैर शैक्षणिक कार्यों के प्रति उन्मुख होते हैं। ये शैक्षणिक कार्यों के प्रति उन्मुख होते हैं। एंडरसन के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनाई जाने वाली अधिगम शैली 3 कारकों से मिलकर बनती है: प्रत्यक्षिक प्रकारता, नंबर 2 सूचना प्रक्रम, नंबर 3 व्यक्तित्व प्रतिरूप। प्रत्यक्षिक प्रकारता पर्यावरण के प्रति जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रियाएं हैं। इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति पर्यावरण में उत्पन्न होने वाली विभिन्न संवेदी सूचनाओं में से किस प्रकार की सूचनाओं के प्रति अभिरुचि रखता है। सूचना प्रक्रम। इसके अनुसार अलग अलग व्यक्तियों का समस्या समाधान का तरीका, सोचने का तरीका, सूचना याद करने का तरीका अलग होता है, अतः उसी आधार पर व्यक्ति की अधिगम की शैली निर्धारित होती है। उदाहरण: कुछ व्यक्ति सक्रिय प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं जबकि कुछ व्यक्ति विमर्शी प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। व्यक्तित्व प्रतिरूप। किसी व्यक्ति के लिए अधिगम शैली का निर्धारण उसके व्यक्तित्व के आधार पर किया जाना चाहिए। इस उपागम के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा अपने पर्यावरण से अंतःक्रिया के आधार पर उसकी अधिगम शैली का निर्धारण किया जाता है।
बुद्धि शाब्दिक अर्थ है लैटिन भाषा के इंटेलिजर से बना है। इंटर बहुत में से और लेजर चयन करना, अर्थात बुद्धि एक ऐसी क्रिया है जिसके तहत अनेक उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई होती है जो कि सामान्य मानसिक क्रियाओं का एक संगठित रूप होता है। इस तंत्र के तहत व्यक्ति की सीखने की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, समायोजन की योग्यता तथा अमूर्त चिंतन की योग्यता शामिल है। बकिंघम सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। टर्मन अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। वुडवर्थ प्रतिभा का उपयोग करने की क्षमता ही बुद्धि है। वुडरो ज्ञान अर्जित करने की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि की विशेषता बुद्धि जन्मजात होती है पर कुछ सीमा तक पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 बुद्धि पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है पर यह लिंग विशेष, जाति विशेष या समुदाय विशेष नहीं होती है। बुद्धि एक निश्चित समय तक अपने विकसित स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। इस प्राप्ति के बाद व्यक्ति के अनुभव व्यक्ति की बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं पर बुद्धि का विकास नगण्य होता है। बुद्धि व्यक्ति को आसपास के वातावरण में समायोजन करने तथा उचित व अनुचित में भेद करने में मदद करती है। बुद्धि के प्रकार संज्ञानात्मक बुद्धि व्यक्ति की मानसिक क्षमता जो कि व्यक्ति के सीखने, याद करने, तर्क करने और समस्या को हल करने एवं प्रभावी प्रेषण करने की योग्यता है। विशेषता इस प्रकार की बुद्धि में व्यक्तिगत भेदभाव पाया जाता है। यह जैविक परिपक्वता एवं पर्यावरणीय अंत्यक्रिया दोनों से प्रभावित होती है। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया अमूर्त होती है। संज्ञानात्मक विकास एक जटिल मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें अनेक योग्यताएं समाहित होती हैं जैसे प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, कल्पना, समस्या समाधान आदि। यह सिद्धांत 1970 में पियाजे द्वारा दिया गया। इनके अनुसार संवेगात्मक बुद्धि का विकास 4 अवस्थाओं में होता है। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक सक्रियात्मक 11 से 15। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 यह संज्ञान विकास की प्रथम अवस्था होती है। इस दौरान व्यक्ति बाहरी वातावरण से ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करता है। इस दौरान बच्चे में वस्तु स्थिरता की योग्यता विकसित हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष इस अवस्था में बच्चे के पास निम्नलिखित योग्यताएं विकसित होती हैं। चिन्ह समझना, आत्म केंद्रितता, जीववाद। इस अवस्था में बच्चा दूसरों के संपर्क में आकर ज्ञान अर्जित करने लग जाता है। इस अवस्था में बच्चा भाषा, खेल, चित्रकारी आदि क्षेत्रों में स्वयं को आगे बढ़ाता है। मूर्त सक्रियात्मक इस दौरान बालक में तार्किक चिंतन की क्षमता विकसित होना शुरू हो जाती है पर बालक का तार्किक चिंतन केवल मूर्त रूप तक ही सीमित होता है। इस दौरान बालक का विकास स्थूल से सूक्ष्म की ओर होने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक इस अवस्था में व्यक्ति परिकल्पना बनाने, उनकी व्याख्या करने एवं उनके निष्कर्ष प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। इसमें व्यक्ति अमूर्त स्तर पर उत्पन्न वाली समस्याओं के बारे में भी समाधान ढूंढ सकता है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मात्रात्मक प्रक्रिया की बजाय गुणात्मक प्रक्रिया होता है। संवेगात्मक बुद्धि यह सिद्धांत पीटर सेलोवी व जॉर्ज मेयर द्वारा दिया गया। 1970 में प्रकाशित पुस्तक व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्होंने यह सिद्धांत दिया। हालांकि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पाइन ने 1985 में किया। इस सिद्धांत को डेनियल गोलमैन नामक व्यक्ति द्वारा प्रकाशित पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से महत्वपूर्ण क्यों द्वारा प्रसिद्ध किया गया। अर्थ संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य व्यक्ति की उस समग्र क्षमता से है जो व्यक्ति को सही समय, स्थान व उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने एवं दूसरे व्यक्तियों के संवेगों को नियंत्रित व प्रतिबंधित करते हुए व्यवहार करना सिखाती है। सेलोवी और मेयर चिंतन को सुगम बनाने हेतु संवेगों के प्रत्यक्षण, अवबोध, प्रबंधन की क्षमता ही संवेगात्मक बुद्धि है। फ्रीमैन हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में विचारने का तरीका ही संवेगात्मक बुद्धि है। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि एक योग्यता है जिससे हम अपने स्वयं के तथा दूसरे व्यक्तियों के भावनाओं की पहचान करते हैं।
विशेषताएं। ये व्यक्ति को सामाजिक संबंध बनाने तथा प्रभावशाली ढंग से समायोजन करने में सहायता प्रदान करती है। यह व्यक्ति को शांतिपूर्वक व धैर्य के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये व्यक्ति की अंतःशक्तियों को विकसित कर नेतृत्व क्षमता में विस्तार करती है। ये जन्मजात होती है, परंतु अनुभव व परिपक्वता से भी प्रभावित होती है। इस बुद्धि से व्यक्ति स्वयं तथा दूसरों के संवेगों का प्रबंधन करते हुए व्यवहार को सही दिशा में निर्देशित करता है। गोलमैन, व्यक्ति की सफलताओं में 80% योगदान संवेगात्मक तथा 20% योगदान संज्ञानात्मक बुद्धि का होता है। संवेगात्मक बुद्धि का प्रशासन में महत्व। नेतृत्व क्षमता का विकास करती है, इससे स्वीकार्यता में बढ़ोतरी होती है। ये प्रशासनिक अधिकारी में सामाजिक मुद्दों के प्रति समझ, व्यक्तिगत समस्याओं पर दया भाव, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन समुचित रूप से कर सकता है। ये विपरीत परिस्थितियों में भावात्मक स्थिरता सुनिश्चित करती है, जिससे प्रशासक के व्यवहार व निर्णय में संतुलन रहता है। ये प्रशासक की संप्रेषण क्षमता में सुधार कर अभिव्यक्ति के कौशल को बढ़ावा देती है। डेनियल गोलमैन के अनुसार बुद्धि के घटक आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, सहानुभूति, करुणा, अभिप्रेरणा, सामाजिक कौशल। वर्तमान में इस बुद्धि पर पर्यावरण के प्रभाव को भी जोड़ा जाता है, पर वह प्रभाव सार्वभौमिक न होकर व्यक्तिगत होता है। आध्यात्मिक बुद्धि, यह सिद्धांत दनाह जोहर व इयान मार्शल द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसका अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा जीवन में सामाजिक रूप से सार्थक उद्देश्य रखने तथा मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता होने से है। इस बुद्धि से उच्च स्तर रखने वाले व्यक्ति अपने कार्यों तथा निष्पादन में मानवता को प्रमुखता देते हैं। ये व्यक्ति मानवता को बेहतर बनाने तथा उसे सही दिशा में निर्देशित करने का कार्य करते हैं। इसमें निम्नलिखित गुण होते हैं: मानवतावादी दृष्टिकोण, प्रकृति व प्राकृतिक घटकों के प्रति सम्मान, मानवता के प्रति बृहद दृष्टिकोण जिसमें समुचित ब्रह्मांड को एक मानते हुए निर्णय लेना शामिल है, करुणा, दयाभाव, विविधता के प्रति आदर व संरक्षण की प्रतिबद्धता, उदाहरण महात्मा बुद्ध। सामाजिक बुद्धि, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडवर्ड थॉर्नडाइक द्वारा किया गया। इसके अनुसार सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य व्यवहारिक अंत्यक्रियाओं में सार्थक व प्रभावशाली सामाजिक ज्ञान के समावेश से है। सामाजिक बुद्धि का तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके तहत वह व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं को समझने व प्रबंधन करने में सक्षम होता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कारकों को शामिल किया जाता है: सामाजिक नियमों तथा रीति रिवाजों का ज्ञान, स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता, सुनने की क्षमता व कौशल, अन्य व्यक्तियों के व्यवहार तथा संवेग को समझने की क्षमता तथा उन व्यक्तियों के विचारों का सम्मान। सामाजिक बुद्धिमत्ता के घटक कार्ल अल्बर्ट के स्पेस मॉडल द्वारा बताए गए हैं। इसके अनुसार सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता, उपस्थिति, प्रामाणिकता, स्पष्टता, परानुभूति। सांस्कृतिक बुद्धि, सांस्कृतिक तत्वों जैसे रीति रिवाज, विश्वास आदि को समझने, स्वयं का समायोजन करने तथा विविध संस्कृतियों में प्रभावशाली तरीके से कार्य निष्पादन की क्षमता से है। उसमें उच्च स्तर प्राप्त करने वाले व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों में स्वयं को आसानी से ढाल पाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में निम्नलिखित गुण देखने को मिलते हैं: विभिन्न संस्कृतियों को जानने की उत्सुकता व सांस्कृतिक पहलू से अंतर स्पष्ट करने की समर्थता, स्थानीय संस्कृति के आधार पर स्वयं के समायोजन की रणनीति तैयार करना व उसी के अनुरूप व्यवहार करना है। विभिन्न संस्कृतियों के प्रति आदर सम्मान की भावना तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण का प्रयास करना। महत्व, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा, शहरीकरण के समय में मेट्रो सिटीज़ कैम्बोपोलिटेन शहरों में समायोजित करने की जरूरत व क्षमता, तेज गति से होने वाले सांस्कृतिक बदलावों के मद्देनज़र व्यक्ति के व्यवहार को प्रासंगिक बनाए रखने में मददगार होती है।